हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, वो बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था वॉल्यूम 4 का, आज उसी का टेस्ट नंबर 72 है। तो चलिए इसे आज हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि जो हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में जो टोटल अभी जो है ब्रिक्स की अगर बात करें तो टोटल 11 देश इसमें जो है होने वाला है, जिसमें कि 6 देश अभी नया शामिल होने वाला है। जो सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिक्स में जो है कितने नए देश शामिल होने वाले हैं। तो 6 नए देश शामिल होने वाले हैं। इस दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन हम एक ही साथ कर लेते हैं। तो 6 नए देश कौन कौन शामिल होने वाले हैं? तो 6 नए देश में एक सऊदी अरब है, ईरान है, अमीरात है, अर्जेंटीना, इथोपिया और मिस्र। कौन कौन है? फिर से रिपीट कर देती हूँ। सऊदी अरब है, उसके अलावा फिर से आपका ईरान हो जाएगा, यूएई है, यूएई है, उसके बाद हो जाएगा आपका अर्जेंटीना है, नेक्स्ट आपका इथोपिया और एक आपका है मिस्र। ये 6 नए देश इसमें शामिल होने वाले हैं। और पहले से इसमें जो 5 देश थे, कौन कौन? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का स्थापना जो है वो 16 जून 2009 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। संघाई चीन इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। और हाल ही में संपन्न ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो 6 नए देशों को। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जून 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की जो मासिक रिपोर्ट है उसके अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में शीर्ष पर आपका सिक्किम है। शीर्ष पर सिक्किम है, उसके बाद इसमें स्थान हो जाएगा आपका असम का और अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन पहले आपका सिक्किम का है। आगे है ग्रीन मफलर का संबंध निम्न में से किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध तो प्रदूषण से है, लेकिन प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण से। जो भी मतलब अर्बन एरिया होते हैं उसमें जो रोड के किनारे किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, और वो इसलिए ताकि उस वहां पे जो है जहां पे ज्यादा ट्रांसपोर्ट चलने के कारण बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसे कम किया जा सके, इसके लिए इसका संबंध आपका ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? मायम झील आपका कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। मायम झील कहाँ पे है? गोवा में। नेक्स्ट दिया हुआ है तामदिल यानी प्राकृतिक झील मिजोरम में सुमेलित है। बाणगंगा झील लक्षद्वीप में है। बाणगंगा झील लक्षद्वीप में, ये गलत दिया हुआ है। बाणगंगा झील आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। सेंचल झील पश्चिम बंगाल में, सेंचल झील आपका पश्चिम बंगाल में सुमेलित है। तो सी इसका आंसर जो है वो गलत सुमेलित है, बाकी सभी सही है। किसने लाहौर में अदालत-ए-आला नामक न्यायालय की स्थापना किया? तो लाहौर में अदालत-ए-आला नामक न्यायालय का स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। लाहौर में अदालत-ए-आला नामक न्यायालय का स्थापना महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खलसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राखी प्रथा। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खलसा और उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। अगला प्रश्न आता है आपका 8 नंबर। जब अम्लीय मैग्मा सतह के ऊपर गुंबद आकार में जम जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब अम्लीय मैग्मा सतह के ऊपर गुंबद आकार में जम जाता है तो उसे कहा जाता है कुमुलोडोम। क्या कहते हैं? कुमुलोडोम कहते हैं। वैसे जितने भी आपको ये देख रहे हैं सभी मैग्मा के आकार का ही नाम दिया हुआ है। उसके बाद है ऑर्गेनिक कृषि के जनक किसे माना जाता है? तो ऑर्गेनिक कृषि के जनक है सर अल्बर्ट हावर्ड को ऑर्गेनिक कृषि के जनक माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सूची दिया हुआ है देश और राजधानी, इसे मिलान करना है। तो इसे मिलान करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। गैम्बिया की राजधानी बांजुल है।
गैम्बिया की राजधानी कहाँ पे है? बांजुल है। गैबोन की राजधानी आपका लिब्रेले है। गैबोन की राजधानी लिब्रेले। लेशोथो, लेशोथो की राजधानी मसेरू है, मसेरू। नेक्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी डी ए सी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में से किस एक का वृहत्तम क्षेत्र है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अच्छा, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जो वन होते हैं यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ऊपर का वर्षा होता है, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है और यही सघन वन होते हैं। अगर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा वर्षा होता है, तो ये भी तो आपका ऑप्शन में जो है ये आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो वृहत्तम क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर। हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत में अधिक मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसे राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा जो आइकॉन बनाया गया है यानी कि वो बने हैं आपके कौन? तो ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत एंड नीरज चोपड़ा। तो आंसर हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग ने भारत में अधिक मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आइकॉन सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर हैं उन्हें बनाया है। ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंध आपका भाला फेंक जैवलिन थ्रो से संबंधित है। विराट कोहली आपके हो जाएंगे, ये भी क्रिकेटर हैं। रजनीकांत का संबंध ये आपके जो है अभिनेता हो जाएंगे। शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर विश्व कप जीतने में सफलता हासिल की? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हराए हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद को हरा के जो है इन्होंने मैग्नस कार्लसन ने विश्व कप जीतने की सफलता हासिल किया है। शतरंज से संबंधित है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अल्लू अर्जुन को। हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिए जाने की घोषणा की गई, जो कि एक साउथ के हीरो हैं अल्लू अर्जुन। अगला है, हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है वो है रॉकेंट्री द नवी इम्पैक्ट। क्या है? रॉकेंट्री द नवी इम्पैक्ट को दिया गया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब सॉफ्ट लैंडिंग की? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है और 23 अगस्त को ही आप लोग अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाने का घोषणा किया गया है। 23 अगस्त को इसरो की बात करें दोस्तों तो इसरो का स्थापना 1969 में किया गया था, 15 अगस्त 1969 को, है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? फोसिल मध्य प्रदेश, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़, हेमिस तमिलनाडु। ये आपका डी सुमेलित नहीं है। जो राष्ट्रीय उद्यान है एक तरफ और एक तरफ राज्य है, इसमें से फोसिल्स जो है वो आपका मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालय आपका हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है और हेमिस लद्दाख का है। हेमिस कहाँ का है? लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान है। दैट मीन्स कि आपका ये गलत है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन अनुसंधान के अनुसार पौधे की वृद्धि तथा विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो 3 भागों प्राथमिक, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्वों में वर्गीकृत है। निम्न में से कौन सा एक पोषक तत्व द्वितीय पोषक तत्व के तहत शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पोटास। पोटास जो है इसमें द्वितीय पोषक तत्व के रूप में शामिल नहीं है। नवीनतम अनुसंधान के अनुसार पौधे की वृद्धि विकास के लिए 18 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 3 भागों में प्राथमिक, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्वों में वर्गीकृत है। इसमें से जो एक पोषक तत्व है द्वितीय पोषक तत्व के तहत शामिल नहीं है वो है पोटास। सूरीनसर रामसर झील किस राज्य में एक रामसर साइट है?
सुई नसर झील आपने सुना होगा, जुड़वा झील, जुड़वा झील इसे कहा जाता है, जुड़वा झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये आपका जम्मू कश्मीर में है, सुई नसर झील कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, है ना। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर की नींव कब रखी गई? तो देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर का जो नींव रखा गया था ये आपका हो जाएगा, इसे रखा गया था 1958 में। कब? 1958 में इंदिरा गांधी नहर का जो है नींव रखा गया था। आगे है 21 नंबर, अरहर का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? तो अरहर का जन्म स्थान माना जाता है अफ्रीका को, अरहर का अफ्रीका को। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी, शिला मतलब यहाँ पे रॉक देख लीजिएगा, रॉक है ना, रॉक। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पे, बेंगलुरु में। राष्ट्रीय रॉक यांत्रिकी संस्थान जो है ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। फुफ्फुस धूलिमता क्या है? फुफ्फुस धूलिमता से वो श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला खनन उद्योग में। कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें फुफ्फुस धूलिमता नामक रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा। और व्हाइट कुछ करके एक रोग होता है जो कि एस्बेस्टस, एस्बेस्टस वाले कंपनी में अगर कोई काम करता है तो उसे होता है वहां पे, है ना। व्हाइट क्या है, व्हाइट कुछ करके उसका नाम है, मैं 1 मिनट बता देती हूँ रीचेक करके। हाँ, एस्बेस्टस से होने वाला रोग उसे कहा जाता है बातस्फीति कहते हैं, बातस्फीति कहते हैं, ठीक है, बातस्फीति उसको कहते हैं, बातस्फीति कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं इसे लिख देती हूँ कैसा नाम होता है, वातस्फीति बोलते हैं उसको, जो एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें जो बीमारी है, तो ये भी लंग्स की ही बीमारी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए आपको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का ख निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 371 का ख, इसका संबंध आपका हो जाएगा असम से। ये खास करके ट्राइबल से संबंधित है ना, उसके लिए विशेष प्रावधान संबंधित है। आर्टिकल 371 का ख असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में विद्यमान होता है? तो मेंटल में 83%। पृथ्वी का 3 भाग आपने पढ़ा होगा, कोर, मेंटल और क्रस्ट, जिसमें कि आपका 83% भाग जो होता है पृथ्वी का वो मेंटल में विद्यमान होता है, 83%। आगे है, भूगोल में प्लेट, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूगर्भ शास्त्री द्वारा किया गया था? तो प्लेट शब्द का जो प्रयोग किया गया है भूगोल में, यह शब्द को जिन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था उनका नाम था डूजो विल्सन। क्या नाम था? डूजो विल्सन। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंकीकृत किया गया था? अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ से लिया गया है, भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये जो राजकीय चिन्ह है ये जो है इसे अंकीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसे अंकीकृत किया गया था। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है, वो कृत्रिम परितंत्र होता है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कृत्रिम परितंत्र होता है, ठीक है। एक सूक्ष्मजीव दूसरे सूक्ष्मजीव को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे किसे कहते हैं? तो अपने आसपास की चीजों को उगने में जो है वो रोकता है, वो आपका कहलाता है विरोध। क्या कहलाता है? विरोध। ऑब्वियसली जब आप आगे बढ़ेंगे, पीछे से कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देगा तो विरोध ही करेगा, तो वो यही चीज होता है। यहाँ पे आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। सहोपकारिता क्या होता है कि मान लीजिए कि दो पौधा, जो एक अमरलती का पौधा होता है, अगर वो किसी पेड़ पे जाके हेल्प ले रहा है तो उससे एक को लाभ होगा, दूसरे को ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, उसको सहोपकारिता कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। हरियाणा के जिंद और करनाल जिलों सहित 13 जिले दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। बिल्कुल सही है, हरियाणा के जिंद और करनाल जिलों सहित 13 जिले दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से शामिल हैं, सही है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में सम्मिलित हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर भी शामिल है, ये भी सम्मिलित है। राजस्थान की सीमा दिल्ली से लगती है तथा इसके 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं। देखिए, राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, बाकी इसके 2 जिले एनसीआर में शामिल है, ये सही है। लेकिन ये जो है आपका ये गलत दिया हुआ है कि दिल्ली से सीमा इसकी नहीं लगती है। राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले एनसीआर से सम्मिलित है, बिल्कुल सही है।
अच्छा, एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में कितने जिले सम्मिलित हैं, मतलब कितने सम्मिलित हैं, कितने राज्य, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर, पूर्व में मात्र 160 किलोमीटर, जो कि पश्चिम की अपेक्षा काफी कम है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिम में 400 किलोमीटर, पूर्व में 160 किलोमीटर। ये इतना कम होने का जो मुख्य कारण है, वो कारण है पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना। पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस यमुना की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदी टोंस। टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी जो है यह सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से होकर निकलती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में अधिनियमित हुआ था, 1871 में। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है यह इसके तहत दस्तकार, व्यापारिक और जो चारवाह होते हैं उनके कई समुदायों को जो है अपराधी घोषित कर दिया गया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत। 1952 का एक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे चलचित्र अधिनियम भी कहा जाता है, चलचित्र अधिनियम भी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं 34 नंबर, भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी, संपादित हुआ था। तो यह संपादित हुआ था आपका 1974 में। भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी, संपादित हुआ था 1974 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? सीवीसी का। तो यह संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का, याद रखिएगा। और ये जो है आपका केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, इसका आर्टिकल अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की अगर हम बात करें, सीवीसी की स्थापना फरवरी 1964 को हुई थी, फरवरी 1964 को हुई थी। श्री संथानम किसे मैं बताई हूँ, और संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। 2003 में संसद ने सीवीसी को वैधानिक प्रस्ताव पेश करते हुए सीवीसी अधिनियम बनाया। इसीलिए सीवीसी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है, इसीलिए आर्टिकल इसका नहीं है। ठीक है। और आर्टिकल 268 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 268 का संबंध संघ द्वारा लगाए गए शुल्क, राज्य हालांकि एक साथ मिलकर बनाए गए, और इस तरह के जो स्टाम्प शुल्क होते हैं, स्वास्थ्य और शौचालय और उत्पाद पर जो शुल्क लगाए जाते हैं, वो आर्टिकल 268 से संबंधित है। 280 आर्टिकल 280 का संबंध आपका हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण पर अपनी सलाह के लिए दिया जाता है। तो आर्टिकल 280 का संबंध आपने देखा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है, यह लक्षण आपका भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप करवाई, उस समय भूमि मापन को क्या कहा जाता था? तो उस समय भूमि मापन को मसाहत कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप करवाई और उस समय भूमि मापन को मसाहत कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, लेकिन अन्य स्थान पर भी इसकी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समूहनिदेशित करता है? आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। राज्य सरकार को कृषि आयकर जो है भारत के संविधान द्वारा समूहनिदेशित करता है। भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं का संकलित करता है? तो आंसर हो जाएगा श्रम ब्यूरो।
श्रम ब्यूरो जो है आपका उन फैक्ट्रियों जिनमें कामगार नियुक्त है वो औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषयों में सूचनाओं का संकलित करता है। कौन? श्रम ब्यूरो। 42 नंबर प्रश्न है ई ब्रिज संबंधित है। ई ब्रिज का संबंध आपका हो जाएगा सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से संबंधित है ई ब्रिज। बहुत लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे प्रयासों का सार तत्व माना गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे प्रयासों का सार तत्व माना गया था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? चंपा राज्य का शासक सैम मातालंबी था। भारत ने इंडोनेशिया से पान की खेती सीखी। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमुखता लगभग 7वीं सदी तक रही। इंडोनेशिया के द्वीप बाली में आज भी बौद्ध धर्म ही प्रधान धर्म है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। इंडोनेशिया के द्वीप बाली में आज भी बौद्ध धर्म प्रधान धर्म नहीं है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है, बाकी आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नोडल संस्था आपका नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये आपका निम्नलिखित नोडल संस्था के रूप में है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष इसके सुमन बैरी हैं और सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। ध्यान रखिएगा नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2007-8 की रबी फसल से। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो प्रभावी हुआ 2007-8 के रबी फसल से। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 43 का ए। आर्टिकल 43 का जो ए है इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा श्रमिक की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई 43 का ए के द्वारा। जरीना का तथाकथित गुरु एवं सलाहकार कौन था? तो जरीना के रासपुतिन थे। जरीना के तथाकथित गुरु और सलाहकार थे रासपुतिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 13 दिन। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। अगला प्रश्न है कि दोहरिया नामक स्थान पर मोहम्मद लोदी और हुमायूं की सेना के बीच कब युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं विजय हुआ था? आंसर हो जाएगा 1532 में। दोहरिया नामक स्थान पर मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच जो सेना के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1532 में हुआ था जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। अगला है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय जिसे जाता है वो है आपका कार्ल मार्क्स। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। सोजिम किस देश की संसद का नाम है? तो सोजिम जो है वो पोलैंड की संसद का नाम है। सोजिम पोलैंड की संसद का नाम है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित होता है? तो पीपुल्स डेली समाचार पत्र जो है ये बीजिंग में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। पीपुल्स डेली कहां पे? बीजिंग में। प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी? तो प्रथम महिला विदेश सचिव बनी है चोकिला अय्यर। चोकिला अय्यर प्रथम विदेश सचिव बनी है महिला। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1982 में। 1982 में देश में पहली बार दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण किया गया था। ली फिगारो विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो यह स्थल है आपका पेरिस में। ली फिगारो विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल पेरिस में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है
वो आपका जिनेवा में है। सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। 20 नवंबर को 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता मापतौल की इकाई कितने के गुणक में होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मापतौल की इकाई होती थी, मतलब उसके जो गुणक होते थे, वो गुणक आपके 16 के गुणक में होते थे, 16 के गुणक में। 61 नंबर प्रश्न है कि अशोक के धर्म प्रचारक और उसके स्थान के नाम दिए हुए हैं कि कौन से धर्म प्रचारक कहाँ गए थे, इसे मैच करना है। सॉरी, मिलान नहीं करना है, सुमेलित है, ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है। मझांतिक कश्मीर गया था, अरोरा राजस्थान में, ये गलत है। अरोरा राजस्थान में नहीं, ये यूपी का क्षेत्र है। कहा यूपी का। सरोमारो मध्य प्रदेश, निट्टूर कर्नाटक, सभी सही है। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक और उसका स्थान का नाम में अरोरा यूपी का है, ना कि राजस्थान का, ये सही नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। किसके शासनकाल में खान ए जहां लोधी ने विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में खान ए जहां लोधी ने विद्रोह किया था। किस युद्ध में ये क्वेश्चन है कि किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध को। प्रथम कर्नाटक युद्ध को जो है वो सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो ये युद्ध हुआ था आपका 1746 से 48, और ऐसे दृष्टि आईएस के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो 1740 से 48 दिखा रहा है, लेकिन लुसेंट वगैरह में 46 ही दिया है, तो 46 ही ज्यादा लेके चलते हैं। एंड सेकेंड आपका है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1749 से 54 तक। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और बस्ता है बक्सर का युद्ध, तो ये हुआ था 22 या 23 अक्टूबर को 1764 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक कौन थे? अशोक मेहता। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक अशोक मेहता हैं। निम्न में से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? तो सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा जो है, इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? तो 1907 कराची अधिवेशन में। मुस्लिम लीग द्वारा जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग 1907 के कराची अधिवेशन में की गई थी। अगला प्रश्न है 67 नंबर। हंटर आयोग 1882 के सुझाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? तो गलत कथन पूछा गया है, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाना चाहिए, सरकार के तरफ से सार्वजनिक प्रयास होना चाहिए, ये कथन आपका असत्य है। प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, सत्य है। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्यिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम में विभाजित किया जाए, ये भी सत्य है। प्राथमिक शिक्षा के विकास को नए स्थापित नगर और जिला बोर्डों को सौंप दिया जाए, सभी कथन सही है, ए को छोड़ के ए गलत है। एडगर्स रिक्वेंक्स क्या है? एडगर्ग रिक्वेंक्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो एडगर्स रिक्वेंक्स जो है ये राष्ट्रपति बनाए गए हैं लातविया के। कहां के? लातविया के राष्ट्रपति बताए गए हैं। आपके बाल्टिक देश में 3 देश शामिल है, एस्टोनिया, रोमानिया और लातविया। अगला है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? बाघ दिवस के संबंध में पूछा गया है। हर 30 जुलाई को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, गलत है, 29 जुलाई हो जाए। भारत ने पहली बार 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, इसमें जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। केवल 2 सही है, 1 गलत है। केवल और केवल 2 सही, आंसर बी हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये पटना में किया गया है, बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन। ठीक है, उसके बाद है 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी कहां आयोजित की गई? तो ये आयोजित किया गया है गुवाहाटी में। 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 6 अगस्त 2023 को।
6 अगस्त 2023 को मोदी जी के द्वारा देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई थी। हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की गई है 5 अगस्त 2023 को। सॉरी नहीं, गलत बोल दिए, 3 अगस्त को किया गया है, 5 अगस्त नहीं 3 अगस्त को। 3 अगस्त 2023 को जो है स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की गई है। शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया। तो शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन 2 अगस्त 2023 को किया गया। 2 अगस्त 2023 को। 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन पोर्टल की शुरुआत हुई और 2 अगस्त 2003 को शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा, कंटिन्यू है 2 और 3। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद से कब पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका 7 अगस्त 2023 को। जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को। अगला प्रश्न है 76 नंबर। 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट LOC समीक्षा बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया है। 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट LOC समीक्षा का आयोजन किया गया है आपका काठमांडू में। 8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। 8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उत्क्रम अनुलेखन। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है। तो उत्क्रम अनुलेखन की जो क्रिया है, ये क्रिया आपका है RNA से DNA का निर्माण। RNA से DNA का निर्माण जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद है वायु गुहिकाएं यानी एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो वायु गुहिकाओं की जो उपस्थिति है यह अनुकूलन है आपका जल पादप का। किसका? जल पादप का। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो पौधे के द्वारा जो ली गई विकिरण एनर्जी होता है उसका परिणाम होता है जल का प्रकाश अपघटन। जल का प्रकाश अपघटन। चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रियाएं आवश्यक नहीं है? तो चाय पत्तियों के संसाधन में जो क्रिया आवश्यक नहीं है वो क्रियाएं हैं आपकी गलानन। गलानन की क्रिया जरूरी नहीं है। बेलन होता है, शुष्कन, किण्वन सभी होता है, गलानन नहीं होता है। झींगा किस संघ का सदस्य है? तो झींगा जो है झींगा यह आ जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा में। झींगा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। श्वसन कौन करता है? ऑप्शन है वायु कोष्ठकों की कोशिकाएं, सारी शरीर कोशिकाएं, रक्त के रुधिराणु और आहार नाल के शैलसिका कला की कोशिकाएं। तो इसमें से श्वसन जो करता है वो सारी शरीर की कोशिकाएं करती है। सारी शरीर की कोशिकाएं श्वसन करता है। इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिकी लक्षण है? तो ऑप्शन है रंजकहीनता, वर्णधत्ता, हीमोफीलिया, RH फैक्टर। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका RH फैक्टर। RH फैक्टर जो है मानव का एक प्रबल आनुवांशिकी लक्षण है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, आइसोबात गहराई। तो सुमेलित जो इसमें से नहीं होगा वो C होगा। आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा ये आपका नहीं हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। आइसोबार वायुदाब से संबंधित है, आइसोहाइट वर्षा से संबंधित है, आइसोबात गहराई से संबंधित है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो। तो व्यक्ति का भार वहां पे ज्यादा होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने वाले होंगे ना। नीचे की ओर आने पर हल्का फील होगा और ऊपर जाने पर ज्यादा भार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत हो जाएगा वो पास्कल का नियम हो जाएगा। पास्कल का नियम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट लगा होता है वो एक समान टेम्परेचर को बनाए रखता है। क्या करता है? एक समान टेम्परेचर को बनाए रखता है। अगला प्रश्न है पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। यानी कि पानी का 4/3 और कांच का 3/2। तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा?
तो इसका अपवर्तनांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/9। कितना हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? क्वेश्चन है कि जो लघु तरंग है उसके प्रसारण से दीर्घ तरंग के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से क्यों सुन सकते हैं? तो रीजन है कि जो दीर्घ तरंग होता है अपेक्षा लघु तरंग में अधिक ऊर्जा देती है, लघु तरंग की अपेक्षा दीर्घ तरंग अधिक एनर्जी देती है, इसीलिए। ठीक है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो हाइपोविलियन जो होता है वो जलीय विलयन कैसा है? तो वो हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट का। किसका विलयन होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। निम्नलिखित में किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? तो स्ट्रेटेजिक धातु जिसे कहते हैं वो है आपका टाइटेनियम। टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें से श्वेत फास्फोरस। जो श्वेत फास्फोरस तत्व होते हैं उन्हें जब वायु और तथा अंधेरे में रखा जाएगा तो वह स्वतः दीप्त हो उठता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, तो फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग होता है। जो सोडियम थायोसल्फेट होता है उपापचय की भांति उपयोग होता है फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में। कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र उपयुक्त होता है? तो कोहरा जो होता है उसमें जो कोलाइडी तंत्र होता है वो आपका होता है गैस में द्रव। क्या होता है? गैस में द्रव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे रीजनिंग और मैथ का आप लोग बना लेंगे, इसका आंसर हम बता देते हैं। 96 नंबर प्रश्न का आंसर डी है। 97 नंबर प्रश्न का भी आंसर आपका हो जाएगा डी। 98 का भी डी है और 99 नंबर प्रश्न का आंसर ए है। 100 नंबर प्रश्न का आंसर डी है। तो इस तरीके से सारे प्रश्न आप बना लेंगे। और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आज हार्ड था, तो 15+ जिन लोगों का आ रहा होगा बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा इसका स्कोर होगा भी नहीं। बाय द वे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग इसे जरूर सेट लगाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट आपका आएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हो चुका है, तो डेली आपको एक सेट जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।